क्लास आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर थर्ड जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। क्लास ट्वेल्थ का जो बिजनेस स्टडीज है उसमें भी चैप्टर थर्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एलपीजी, या आप इसे कह सकते हो, इस चैप्टर के नाम को आप इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम दे सकते हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अच्छे से क्लास समझना, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लूंगा मैं, लेकिन इस चैप्टर को आज ही फिनिश कर दूंगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक अच्छे से समझ के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। मुश्किल नहीं है चैप्टर, बिल्कुल इजी है, हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको याद करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो अच्छे से समझ जाना, अपने आप ही चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्लास देखो, सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा वो है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने से जस्ट प्रीवियस पीरियड जो है। फिर हमने पढ़ा क्लास 1950 से 1990, 1950 से लेकर 1990, 40 साल सरकार ने चीजें अपने हाथ में रखी, 40 साल सरकार ने चीजें अपनी कंट्रोल में रखी और अपने हिसाब से देश का रिकंस्ट्रक्ट किया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड किया, देश को बनाने में मदद की। लेकिन 1991 का जो समय है वो देश के लिए क्लास बहुत डिफिकल्ट टाइम था, ध्यान रखना। देश के अंदर बहुत सारी समस्या चल रही थी 1991 पे, और 1991 पे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, और पीवी नरसिम्हा राव साहब थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों ने मिलके देश को संभाला, और ये शुक्रगुजार हम सबका होना चाहिए कि अगर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं होते या फिर क्लास पीवी नरसिम्हा राव साहब नहीं होते उस टाइम पे, तो शायद आज इंडिया की हालत इतनी अच्छी ना होती, इंडिया की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी होती। बिकॉज 1991 में आया था क्लास क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस आया, और इस 1991 के क्राइसिस को सुधारा किसने क्लास? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने। बच्चों, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सुधार। तो हमारे देश में क्लास कुछ बदलाव किए गए और वो हिस्टोरिक चेंजेस थे, ऐसे बदलाव किए गए, और उसका अच्छी बात ये रही कि देश आर या पार की सिचुएशन में था, लेकिन उस रिफॉर्म्स के बाद हमारा देश जो है वो तरक्की की राह पे चल पड़ा, और उसके बाद काफी सिचुएशन जो पहले खराब थी वो सारी की सारी ठीक हो गई। तो उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर तीन कंपोनेंट है, एक का नाम है एल, दूसरा का नाम है पी, तीसरे का नाम है जी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों का दौर आज भी चल रहा है क्लास एलपीजी का 1991 के रिफॉर्म से। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ये सारा कुछ हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ेंगे। तो अच्छे से क्लास चैप्टर को पढ़ना, इसको रीड जरूर कर लेना क्लास घर पे एक बार। रीड करने के बाद खुद के अपने इसमें से सिंप्लीफाई करके अपनी कोई किताब पढ़ रहे हो तो उससे मिक्स करके नोट्स बना लेना, और इस तरीके से लिख लेना ताकि इन एग्जाम आप उसको आराम से लिख सको। और इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं दे दूंगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन सबको भी आप अच्छे से बना लेना। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। एलपीजी, New economic reforms in India refers to the neoliberal policies introduced by the government in 1991 and in the later year. In the later year इसलिए लिखा है क्लास, 1991 में पॉलिसी आई, उसको धीरे धीरे चेंज करके इम्प्लीमेंट करने में आगे भी कुछ साल लगे। तो कुल मिला के इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1991 में, और 1978 में ही ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और पाकिस्तान ने क्लास रिफॉर्म इशू किया, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया चाइना में वो 1978 में आया, पाकिस्तान में आया क्लास 1988 में, और एट लास्ट जो है इंडिया रिफॉर्म्स लेके आई 1991 में। ठीक है, यानी कि जो पुराने रूल थे, पुराने रेगुलेशंस थे, पुरानी पॉलिसीज थी, उनको खत्म करके एक नया दौर आया, नया रूल आया। पहले ये कुछ और करते थे, बाहर के लोगों को आने नहीं देते थे। 1991 में इन्होंने बाहर के लोगों को खुद बुलाना चालू किया, जा जाके उनको इनविटेशन दिया। तो ये कुछ चेंजेस थे, और मैं चाइना और पाकिस्तान की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम एट लास्ट अपने आखिरी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 के अंदर यही पढ़ेंगे कि चाइना इंडिया
और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन, इनके डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, इसीलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दिया। तो इसको लिख जरूर लेना क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफॉर्म्स वाज लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। क्लास 1991 से पहले जब कोई बाहर देश से हमारे यहाँ बिजनेस करने आता था तो हम डरते थे, उसको आने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि अगर वो हमारे देश में आएगा तो हमारे देश के जो बिजनेसमैन है उनको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन 1991 में हम लोगों ने सबके लिए इकोनॉमी को ओपन कर दिया, लिबरल कर दिया, आजादी दे दी कि आओ हमारे देश में आके बिजनेस करो। सिंप्लीफाइंग द रेगुलेशन, अपने रूल रेगुलेशन को सिंपल बना दिया, कॉम्प्लिकेशंस हटा दी, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आजादी दी, इकोनॉमी को ओपन कर दिया कंपटीशन के लिए, आओ कंपटीशन दो। द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी पुअर इन 1990s, सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अ गुड डिसीजन टू कॉम्बैट दैट क्राइसिस। तो ध्यान रखना क्लास, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है आई 1991 में, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन माना जाता है, सराहनीय डिसीजन माना जाता है सरकार का, जिसकी वजह से क्लास हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक सुधर गई। अब सवाल ये है, नोटबुक में निकाल के इनकी हेडिंग लिख लेना प्लीज। सवाल ये है कि ये रिफॉर्म्स लाए क्यों गए, रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स लेके आए, जो सुधार लेके आए इकोनॉमी में, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत क्या पड़ी, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी उस टाइम पे वो थी राइज इन प्राइसेस। प्लस 1991 से पहले महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। प्राइस राइज कंटिन्यूअसली इन इंडिया, द इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज फ्रॉम 6.7% टू 16.7%। महंगाई का जो दर है वो 6.7% से बढ़कर 16.7% बढ़ गया। सोचो यानी कि महंगाई कितनी ज्यादा है, हर साल जो महंगाई है वो लगभग 17% से बढ़ जाती है। तो इसी इन्फ्लेशन की वजह से जो है क्लास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की नौबत आई। ड्यू टू इन्फ्लेशन कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन बिकॉम वर्स, यानी कि इकोनॉमिक पोजीशन जो है कंट्री की वो खराब हो गई थी। मेन रीजन फॉर इन्फ्लेशन वाज रैपिड राइज इन मनी सप्लाई। देश के अंदर अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है। अगर हर किसी के हाथ में पैसा थमा दिया जाए तो हर कोई डिमांड करेगा, सप्लाई करने वाले लोग नहीं बचेंगे, महंगाई बढ़ेगी। अगर हर कोई करोड़पति बन गया तो ठेली कौन लगाएगा, आपको सब्जी कौन बेचेगा, घर पे काम कौन करेगा, बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन का काम क्यों करेगा, वो तो करोड़पति है ना। तो उस सिचुएशन में जो भी चीजें मिलेंगी खाने पीने की वो सब बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी। इट वॉज ड्यू टू डेफिशिट फाइनेंसिंग। बच्चों मैं आपको गवर्नमेंट बजट में सिखाऊंगा डेफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। जब देश में पैसों की तंगी होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छाप के सरकार को देती है, और हमारा जो सरकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिट फाइनेंसिंग। आरबीआई ने क्लास नई करेंसी इशू कर दी जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो बढ़ गई थी। तो नोट छाप के सबको बांट देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो रैपिड राइज इन प्राइस, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसी वजह से क्लास इकोनॉमिक रिफॉर्म चलाना पड़ता है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो जो बेचारे गरीब लोग हैं ना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो टिक नहीं पाएंगे मार्केट में, जिसकी वजह से क्लास प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, राइज इन फिस्कल डेफिसिट। बच्चों फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्लास। फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स, और मैं आगे भी आपको बताऊंगा बजट चैप्टर के अंदर। फिस्कल डेफिसिट मतलब हमारी सरकार का जो उधार है वो। तो ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार इतने सारे खर्चे करती है देश को बनाने में, देश का पुनर्निर्माण करने में, कि सरकार को बाहर देश से क्या करना पड़ता है, बोरो मनी, उधार लेना पड़ता है। और ये उधार इतना ज्यादा बढ़ जाता है ब्याज के साथ कि 1991 में हमारा जो इंटरेस्ट है वो ही 36% है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। यानी कि सरकार अगर 100 रुपए खर्च करती है तो 100 में से 36 रुपए सरकार जो है वो खर्च करती है ब्याज के लिए, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिस्कल डेफिसिट होता क्या है क्लास, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट में जो डिफरेंस है बोरोइंग को छोड़कर, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। बच्चों इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता तो बता दूं आपको, इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग डिमांड ज्यादा करते हैं और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा। दुकानदार के पास सामान कम है लेकिन डिमांड करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, दुकानदार क्या करेगा, चीजों को महंगा बनाकर बेचेगा, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन।
तो बताओ क्लास रीजन कौन कौन से थे? पहला इन्फ्लेशन, पहला क्लास इन्फ्लेशन। हाँ परवेश, डॉलर का रेट इसी में ही, डॉलर का जो रेट है ना उसी में, इसी चैप्टर में बढ़ाया गया है डेफिशिट, मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर ही। तो सबसे पहला क्या है क्लास? राइज इन प्राइसेस। पहले डॉलर का रेट ना 1 रुपए के बराबर हुआ करता था, $1 1 रुपए के बराबर। यहाँ पर डॉलर की जो वैल्यू है उसको डी वैल्यू किया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में डॉलर की वैल्यू को डी वैल्यू किया गया, 30-40 रुपए जो है वो दिया गया $1 का। खैर आगे देखेंगे वो। तो हम पढ़ क्या रहे हैं क्लास की? रीजन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजन क्या है? पहला राइज इन प्राइस, दूसरा राइज इन फिस्कल डेफिसिट, तीसरा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्लास जो पब्लिक सेक्टर थी ना, जो पब्लिक कंपनी थी, सरकारी कंपनी, उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब था। 40 साल में भी सरकार देश को डेवलप नहीं कर पाई। सरकारी कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशन का जो परफॉर्मेंस है, वो डिसअपॉइंटिंग था। अच्छे से सरकारी कंपनी काम नहीं कर रही थी। नेक्स्ट है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट हम चैप्टर पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना जानो क्लास यहाँ पे कि हमारे एक्सपोर्ट कम थे और हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे। यानी हम बाहर देश को बेच बहुत कम रहे थे और हम बाहर देश से मंगा बहुत ज्यादा रहे थे। इसी डेफिसिट के कारण, इसी कमी के कारण हमको देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर नेगेटिव एंड दिस हैड बीन राइजिंग कंटिन्यूअसली। टू कवर दिस डेफिसिट लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन लोन हैड टू बी ऑब्टेन, सो लायबिलिटी ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो हम बहुत ज्यादा लोन लेने लगे। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे कम। मेरी बात को सुनना, हम बाहर बेच कम रहे हैं तो पैसा कम आ रहा है हमारे पास, लेकिन हम बाहर से खरीद ज्यादा रहे हैं देश की पूर्ति के लिए, देश में डिमांड हो रही है। तो हम जब बाहर से खरीदेंगे चीजों को तो जाहिर सी बात है बाहर देश को पैसा भी देना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते थे? लोन लेते थे। अगला है क्लास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे देश के पास जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व है। जो आरबीआई है उसके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, और ये फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है ना, ये कम होता चला जा रहा था आरबीआई के पास। यानी कि अगर बाहर देश से कुछ खरीदना है तो उनको पेमेंट करने के लिए उनकी करेंसी भी प्रॉपर हमारे पास नहीं थी। India's foreign exchange reserve fell too low in 1991. It was insufficient to pay an import bill for 2 weeks. यानी कि इतना पैसा भी नहीं था सरकार के पास कि 2 हफ्ते का इंपोर्ट बिल पे कर सके। उस समय क्लास चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने क्या किया? सोना बेचा इंपोर्ट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। तो क्लास इस सिचुएशन में इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है कि देश जो है अपना गोल्ड रिजर्व सेल कर रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये 5 पॉइंट आपने क्लास ध्यान रखने हैं। जरा मेरे साथ साथ सब लोग क्लास रिपीट करो। रीजन क्या था रिफॉर्म्स का? महंगाई का बढ़ना, राइज इन प्राइस, लोन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पब्लिक सेक्टर का खराब परफॉर्मेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चले जाना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कम हो जाना। ये तीनों थे क्लास रीजन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के। नेक्स्ट है क्लास एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह लो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह लो, एक ही बात है। इसके 3 एलिमेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। सबसे ज्यादा जरूरी है लिबरलाइजेशन, तो बहुत ध्यान से समझना कि ये लिबरलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि जो पैसों के मैटर में है ना, उस रिफॉर्म्स को लेके आना। लोन जो हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं ना, उसको उस लोन के बर्डन को कम करना, इंटरेस्ट के बर्डन को कम करना। चलो आ जाओ जरा लिबरलाइजेशन पे। नाम से ही पता पड़ रहा है लिबरलाइजेशन मतलब आजादी। लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस खत्म कर देना, एंड ऑफ द लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस और रेस्ट्रिक्शन को खत्म करना, विच वर प्रीवियसली इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। पहले बाहर देश से हम किसी को आने नहीं देना चाहते थे कि यार बाहर से कोई ना आए हमारे पास। हमने कोका कोला कंपनी को भी उनके देश में वापस भेज दिया था। देश की कंपनीज को जब क्लास जनता सरकार आई, जनता गवर्नमेंट, तो देश के जो लोग, जो बाहर देश से लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, उनको हम लोगों ने क्या किया? अपने देश वापस भगा दिया। बोला जाओ तुम अपने देश में बिजनेस करो। क्यों? तुम आके हमारे देश के जो लोग हैं उनका बिजनेस काट देते हो। ऐसी सोच थी पहले। लेकिन 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया, तो लिबरलाइजेशन में इन्होंने क्या किया? लाइसेंस खत्म कर दिए, रोक टोक खत्म कर दिए, जो पहले थोप रखे थे किसके ऊपर क्लास? विदेशी लोगों के ऊपर। अब आओ हमारे देश में आके बिजनेस करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस इन रेस्पेक्ट टू, कोई लाइसेंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज जो मैं आगे डिस्कस करूंगा,
अगर आप इन 5 इंडस्ट्रीज़ में काम करते हो, तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। गोला-बारूद बनाते हो, ड्रग बनाते हो, तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको छोड़कर आपको किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप आते हो, स्कूल खोलते हो, हॉस्पिटल खोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो, मोबाइल फ़ोन बेचते हो, आपको किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी। भैया पहले अगर तुम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बनाते हो, दूसरा ब्रांच लेते हो ना, सरकार से पूछना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, वो सब खत्म कर दिया। अपना स्केल बढ़ाओ बिज़नेस का। आप अपने सामान की कीमत पहले रख नहीं सकते थे। बोलो इतना रोक-टोक लगाओगे तो कोई आके हमारे देश बिज़नेस क्यों करेगा? अब सवाल ये है सर हमारे देश में अगर लोग आके बिज़नेस करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है? बच्चों फ़ायदा ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर बाहर से कंपनी आएगी हमारे देश में तो हमको रोज़गार मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा, हम फैक्ट्री में काम करेंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, वो सेल होगा, इनकम आएगी, टैक्स कलेक्शन आएगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमने फ्रीडम दे दी, आप अपना सामान का प्राइस खुद रखो। इवन हमने क्लास अननेसेसरी जो क्लास बे मतलब का रोक-टोक होता है वो खत्म कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है ना, कागज़ों पर प्रोसेस जो होता है, वो हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया। अब इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर हमने लिबरलाइजेशन कर दिया, यानी ये सारे पॉइंट्स हमने ऊपर के लागू कर दिए, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में? तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो है एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यानी कि इंडस्ट्री के लिए जिस लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी वो लाइसेंस खत्म कर दिया। बाहर देश से कोई क्लास आता था ना तो उससे लाइसेंस मांगते थे, उस लाइसेंस को क्लास हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बच्चों ध्यान रखो, लाइसेंस सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए चाहिए होगा। आपको कॉपी में लिख लो, क्लास ध्यान रखना, इन्हीं चीजों के लिए। लिक्वर, दारू बेचोगे लाइसेंस चाहिए, सिगरेट बेचोगे लाइसेंस चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट, यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी का मामला है इसलिए लाइसेंस चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव केमिकल, डेंजरस केमिकल, तो इन चीजों में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना है। इसके अलावा आपको किसी काम के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है ना, जो सरकारी कंपनीज हैं, उनका रोल आपने कम कर दिया। ऐसा है कि सबसे पहले क्या होता था, कोई भी काम करना हो सरकार आ जाती थी, हम करेंगे, हम करेंगे, पहले हम करेंगे। सरकार कहती थी ये सारी चीजें हम करेंगे, ये वाला काम भी हम करेंगे, सब चीज हम करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के अंदर हमने उनका रोल कम कर दिया। हमने सरकारी कंपनी का जो रोल है वो कम कर दिया। हमने बोला कि यार आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप काम करो, आप अपने पास रखो, और किसी भी इंडस्ट्री में आपको घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, सरकारी कंपनीज को एक तरीके से मना किया कि आप काम मत करो, प्राइवेट लोगों को काम करने दो। यानी कि हमने प्राइवेट कंपनीज को परमिशन दे दिया कि वो इजीली काम को कर सकते हैं, हमने उन लोगों को परमिशन दे दी। क्लियर है यहां तक? अगला है डी। अच्छा, कौन कौन से काम में क्लास सरकारी कंपनीज ही काम करेंगी, कौन कौन से काम में? तो सबसे पहला है क्लास यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट। जो डिफेंस इक्विपमेंट का काम है भैया, डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट बनाने हैं, इन काम को जो है क्लास वो क्या करेगी, सरकार करेगी, डिफेंस इक्विपमेंट का काम। दूसरा एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट और रेलवे, ये 3 चीजें ऐसी हैं क्लास जिनमें रोल है किसका, पब्लिक सेक्टर का। ये 3 चीजों में पब्लिक सेक्टर का रोल होगा। थर्ड है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आपको पता है ना क्लास, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिसको रिजर्व कर दिए गए थे कि इस काम को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही करेगा। तो क्लास उसको हमने क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया। क्लियर है? फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड, यानी क्लास आप बाहर देश से कैपिटल गुड्स को आसानी से मंगा सकते हो। और एबोल्यूशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्लास इसका फुल फॉर्म लिख लो, एमआरटीपी, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लास देखो इसमें होता क्या था कि 1969 का एक एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट। उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपनी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, असेट है, तो क्लास उसे सरकार से क्लास परमिशन लेना पड़ता था किसी भी चीज को करने के लिए। लेकिन सरकार ने क्लास 1991 में उस जो परमिशन को है वो खत्म कर दिया और एमआरटीपी एक्ट को बंद करके उसकी जगह कौन सा एक्ट लेके आए, कॉम्पिटिशन एक्ट 2001। कॉपी में प्लीज लिख लेना कि पुराना जो एमआरटीपी एक्ट है, एमआरटीपी मतलब होता है क्लास मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस।
मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको खत्म करके सरकार ने इसकी जगह कौन सा एक्ट लिया है? फॉरेन कंपटीशन एक्ट, वो जो सन 2002 का है। ठीक है, मतलब कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है तो आपको पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता था, जो अब आपको नहीं लेना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स क्लास आपको याद रखने, किसमें? इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर है क्लास यहाँ तक? एमआरटीपी पता है क्या है क्लास? देखो, डी वैल्यूएशन बताऊंगा अभी आपको आगे जाके। डी वैल्यूएशन का मतलब यह है कि अपनी करेंसीज को डी वैल्यू कर देना। लाइक मान लो $1 जो था, वो पहले मान लो $1 था 100 रुपए का, पहले था $1 100 रुपए, सॉरी $1 का, अब बाद में इन्होंने $1 को कर दिया $20 का, यानी कि आपको $20 अब बाहर देश से लोग आएंगे $1 लेके, पहले $1 खर्च करते थे, एक का सामान लेते थे, अब बाहर देश से $1 लेके आएंगे और $20 का सामान खरीद के ले जाएंगे। डीवैल्यूएशन मतलब अपनी चीज की कीमत को गिरा देना, अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा देना, ताकि वो लोग ज्यादा सामान खरीद के ले जा सके इंडिया से, वो डिमांड ज्यादा करें। आप सामान की कीमत क्यों कम करते हो, डिस्काउंट क्यों देते हो आप? ताकि लोग ज्यादा खरीदें। बच्चों, एमआरटीपी ना एक एक्ट हुआ करता था, ठीक है, एमआरटीपी जो है वो एक्ट हुआ करता था, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। क्लियर है क्लास यहाँ तक? देखो, यहाँ पे इंडियंस के लिए तो ऑलरेडी दीपांशु काफी रेस्ट्रिक्शंस हटा रखी हैं, ये सबके लिए एक तरीके से समझ लो। लेकिन जो मेन फायदा हुआ इससे, वो बाहर वालों को हुआ। जो मेन बेनिफिट हुआ ना, वो बाहर वालों को हुआ। बाहर वाले इजीली आके बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि रोक टोक ना, पहले तो देश के लोगों के लिए रोक टोक थी ही नहीं। देश के लोगों के लिए तो पहले भी रोक टोक नहीं थी, रोक टोक थी बाहर वालों के लिए, वो खत्म कर दी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आया, लिबरलाइजेशन आया, तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्लास उसका क्या असर पड़ा? क्लास सुनो, पहला ये क्वेश्चन भी क्लास आ चुका है सैंपल पेपर, सीबीएसई के सैंपल पेपर 2021 के अकॉर्डिंग। चेंज द रोल ऑफ आरबीआई। क्लास जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पहले क्लास क्या था? रेगुलेटर था, रेगुलेट करता था सारे कमर्शियल बैंकों के ऊपर, बहुत निगरानी रखता था। लेकिन रेगुलेट के बाद इनका चेंज कर दिया रोल, क्या? फैसिलिटेटर में। बैंक्स आर फ्री टू सेट अप न्यू ब्रांचेस। पहले ना जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे उनके ऊपर बहुत रोक टोक लगाता था आरबीआई, तो क्लास ये सारे रोक टोक को जो है वो खत्म कर दिया गया लिबरलाइजेशन के अंदर। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्लस प्राइवेट बैंक को अनुमति मिली, इजाजत मिली कि प्राइवेट बैंक जो है वो इजीली क्लास ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से 1991 के बाद काफी सारे नए नए प्राइवेट बैंक्स को परमिशन मिली, प्राइवेट बैंक खोले गए। प्राइवेट बैंक जो है क्लास वो ज्यादा अच्छी सर्विस देते हैं और सस्ते रेट पे ये लोग लोन भी देते हैं। तीसरा है क्लास इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर विदेशी लोग आते थे पहले, तो उनको ना किसी इंडियन के साथ मिलके ही काम करना पड़ता था। पहले जब कोई फॉरेनर आता था बिजनेस करने के लिए, तो उसे किसी इंडियन के साथ मिलकर काम करना पड़ता था। उसमें इन्होंने क्लास परमिशन दे दी कि 51% तक क्लास बाहर देश के लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप बाहर देश से आके 51% तक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। The limit of foreign investment raised to 51%. Many financial institution, mutual fund company, pension fund were not allowed to invest in Indian financial market. तो क्लास बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे बाहर के जिनको इन्वेस्ट करने के लिए मना करते थे, अब उनको क्लास 51% तक सहमति दे दी। Impact of liberalization on foreign exchange sector was initiated in 1991 with the devaluation of Indian rupee against foreign currency. ध्यान रखना, कल को क्वेश्चन आएगा डीवैल्यूएशन किस सेक्टर में रिफॉर्म्स हुआ है। ये जो डीवैल्यूएशन हुआ इंडियन रुपीस का, वो किस में हुआ है क्लास? वो हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। नाउ मोर इंडियन रुपी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ यूएस डॉलर और यूके पाउंड। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू आवर कंट्री। सस्ता कर दिया क्लास हमारी करेंसीज को, रुपया सस्ता हो गया। रुपया अगर सस्ता हो गया तो कोई भी आसानी से आकर अब अपनी करेंसी को देके रुपए ले जा सकता है, और इससे हमारे पास करेंसी, फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये क्लास 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने। आरबीआई का रोल चेंज हुआ, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अनुमति मिली, और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, बाहर देश से लोग आके इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको परमिशन दे दिया कि 51% तक वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है। लिबरलाइजेशन का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्लास सब पहले मैंने आपको वो बताया था लास्ट क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने समझाया था कि जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं
जो देश की कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने 2 पॉइंट लगाए थे। एक था टैरिफ और दूसरा था कोटा। 2 लगाए थे क्लास, क्या-क्या? एक टैरिफ, दूसरा था कोटा। बच्चों जो टैरिफ है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। टैरिफ का मतलब क्या होता है क्लास? टैक्स। और जो कोटा है, टैरिफ का मतलब हो गया टैक्स, और जो कोटा है वो है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। टैरिफ जो है वो है क्लास टैक्स, और जो कोटा है वो है क्लास क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। पहले ये होता था ना कि आप इतने से ज्यादा सामान नहीं मंगा सकते क्वांटिटी में, तो वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, वो रोक टोक हटा दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स हटा दिया। रिलैक्स कर दिया इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को। रिलैक्स समझते हो ना? मतलब कि इंपोर्ट लाइसेंस का जो था सिस्टम, उसको इजी कर दिया। यानी कि जो पहले रोक टोक लगा रखी थी ना इंपोर्ट करने के लिए कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, वो सारी चीजें सरकार ने क्या कर दी? इजी कर दी। तो कौन कौन से 3 पॉइंट है? कोटा हटा दिया, टैरिफ हटा दिया, और इंपोर्ट का जो सिस्टम है उसको सरकार ने इजी कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं लिबरलाइजेशन के। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेरी बात सिंपल समझना। एक सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी को बेच देना ही प्राइवेटाइजेशन है। मैं सरकार हूं, मेरे पास इंडियन रेलवे है, मेरे पास एलआईसी है, मेरे पास है क्लास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेरे पास है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब मैं इन सब कंपनीज को, टाटा को, अदानी को, इन्फोसिस को, रिलायंस को, महिंद्रा को, मित्तल को, इन सबको मैं इसे बेचने जा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हिंदी में बोलते हैं। जो सरकार अभी कर रही है, इंडियन रेलवे का भी निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी, एलआईसी का भी क्लास होगा, और साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है क्लास, भारत पेट्रोलियम, इन सब का सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है। यानी कि इन सरकारी कंपनीज को सरकार बेच देगी, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या सरकार के पास पैसों की तंगी है, सरकार को पैसों की जरूरत है। अब हम प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा मुद्दा है या खराब मुद्दा है बात नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन सही है। कुछ लोग कहते हैं इसके फेवर में, कुछ लोग कहते हैं इसके अगेंस्ट में, और दोनों ही पार्टी अपनी जगह ठीक है। पर हम ये कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन होता कैसे है। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ, क्लास हम मैनेजमेंट और ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, या हम अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं। इन दोनों तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। अपनी कंपनी का मैनेजमेंट हमने बदल दिया कि प्राइवेट सेक्टर इसको मैनेज करेगा, या अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच दिए प्राइवेट सेक्टर में, तो क्लास उस सिचुएशन में हमारी कंपनी बिक गई और क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। बच्चों ये पीएसयू क्या होता है? इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर कोई सरकारी कंपनी चल रही है, रन हो रही है, और उसको हम बेच देंगे प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलती हुई कंपनी को बेच दिया। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग ऑफ आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देना ही ग्लोबलाइजेशन है। इंडिया मना नहीं कर सकता बाहर के देशों को कुछ सामान बेचने में, और बाहर के देश जो है वो मना नहीं कर सकते इंडिया को कुछ सामान बेचने में। यानी कि क्लास ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिला के चलना। बिफोर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। दीज आर इन फॉर्म ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, टैरिफ, टैक्सेस, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब कोटा, etc. In globalization, all these barriers were removed to promote international trade. यानी क्लास इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया गया। बाहर देश से क्लास मिलजुल के हमें काम करना पड़ेगा। क्लियर है क्लास यहां तक? इसमें का लेजन फेयर मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल आजादी दे दी। लेजन फेयर का मतलब क्या? बिल्कुल आजादी दे दी कंपनीज को, जैसा करना है वैसा करो। उमर प्राइवेटाइजेशन इसलिए करते हैं कि सरकार को पैसों की जरूरत है। अच्छा, तुम्हारे घर पे कोई सामान है, तुम उसे कब बेचोगे? जब तुमको पैसों की जरूरत होगी, या वह सामान तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। क्लियर है क्लास यहां तक? ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि चाइना। आप देखो, मुझे बताओ, हमारी सरकार कहती है चाइना से सामान मत खरीदो। चाइना सरकार तो नहीं कहती इस बात को, प्राइवेट लोग कहते हैं। सरकार कभी नहीं कहेगी, आपको कोई नोटिस जारी नहीं करेगी सरकार। तो प्राइवेटाइजेशन जो सॉरी, ये सरकार कहती है कि लोग कहते हैं कि भाई चाइना सामान मत खरीदो। क्यों? तुम चाइना का प्रोडक्ट देश के अंदर आने ही मत दो।
सिंपल सी बात है, लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी हमारी सरकार चाइना के प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकती क्लास मैक्सिमम, अगर कोई वैलिड रीजन ना हो तो। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड बैरियर को रोकता है। कहने का मतलब ट्रेड बैरियर होता है उसमें। भैया हमारे पास अगर पानी है तो हम दुबई को पानी देते हैं, दुबई इराक हमें पेट्रोल देता है क्योंकि उनके पास पेट्रोल ज्यादा है। तो वो हमको मना नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, और ना हम उनको मना कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्लास आती हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़कर चलना। ठीक है, पूछो क्लास, कोई अगर डाउट किसी को तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। समय आस्क। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रेड बैन लगाए थे, तो फिर वो ग्लोबलाइजेशन का अपोज देखो, हुआ, फिर वो तो हाँ अमेरिका बिल्कुल नहीं थे बिल्कुल बिल्कुल अपोज हो। देखो ये, जब कोई वैलिड रीजन है आपके पास, ठीक है, आप उसके बाद बैन लगाते हो, वो भी लॉन्ग टर्म बैन नहीं लगा सकती, हमेशा के लिए बैन नहीं लगा सकती, वो भी हर चीज के लिए नहीं लगा सकती। ये ट्रेड जो होता है ना, कुछ कमर्शियल आइटम्स होती है ना, उनके लिए बैन लगाया जाता है। ये नहीं कि आप हर चीज के ऊपर बैन लगा दो। कुछ कमर्शियल कंपनीज ऐसी होती है जिनके एसोसिएशन में आने के बाद सरकार चाहे तो बैन लगा सकती है। वो ग्लोबलाइजेशन के एक तरीके से आप एक्सेप्शन समझ लो। लेकिन जो जो कंट्री जुड़ी हुई है ना आपस में, उनके ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं कि वो किसी तरीके से हम कोई महंगा सामान ना बेचे। अब हमारे पास पानी है, हम बोलेंगे इराक को कि हम तुम्हें पानी महंगा देंगे, तो ये सब चीज नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि जापान के पास बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी है, जापान आप हमको दे दो टेक्नोलॉजी, तो जापान हमारे साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा, हमसे पैसे लेगा। हाँ, लेकिन अगर हमसे वो ज्यादा पैसे मांगता है इस टेक्नोलॉजी के लिए, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कि अपना भाव वो सर क्या सेट करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि सब लोग मिलके काम करेंगे। हम मना नहीं करेंगे अपने देश में बिजनेस करने के लिए, ना आप मना करोगे। ग्लोबलाइजेशन मतलब इकोनॉमी के साथ पैर से पैर मिला के चलना, ये है। और कोई डाउट? सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने कहा सर हाँ 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 बोलो। सर बोलूं? हाँ हाँ बोलो सर बोलो। मैं ये पूछ रहा था, ये जो डॉलर का रेट था सर, वन डॉलर इक्वल था, तो सर हम्म। ये मतलब जब गवर्नमेंट फिक्स करती थी जब था, या फिर मतलब वो इकोनॉमी पे चलता था? नहीं नहीं, गवर्नमेंट फिक्स करती थी तब था ये वाला टाइम जो है ना, जब सरकार खुद फिक्स करती थी रेट को। और आज भी चाहे तो सरकार रेट को चेंज कर सकती है, लेकिन उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पूछ के करना पड़ेगा। मतलब आज जो मैंने बोला ना रेट जो है डॉलर का, वो सरकार कर सकती है, लेकिन उसके बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होंगे। वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, तो वहां पे वैलिड पॉइंट था। वहां सर जो था ना फिक्स वाला समझाया था आपको, वही टाइम चल रहा था वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, हाँ सर सर। लेजी फेयर सिस्टम अच्छा क्या अच्छा, होती है? ठीक है लेजर सर। फेयर का मतलब क्या? आज जैसे मान लो कि आपकी क्लास टीचर क्लास में आए और बोले कि आज तुम्हें जो करना है करो, मुझसे मत पूछो, जो तुम्हें करना हो, आज तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ लो, उसको बोलते हैं लेजर फेयर। यानी कि यहाँ पे हमारी सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को यानी कि इजाजत दे दी कि आपको जो करना है वो करो, आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वही है, ठीक है। सर नवरत्ना पॉलिसी क्या होती है? जो नवरत्न ना, कुछ 9 ऐसी कंपनीज हैं, वैसे आपके कंटेक्ट से बाहर है, सिलेबस से बता दूं। जो 9 ऐसी कंपनीज है जिनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, जो यहाँ पे सरकार को काफी फायदा पहुंचाती है, वो नवरत्न कंपनीज हैं। 9 ऐसी कंपनीज हैं जो नवरत्न के नाम से एक तो पंचरत्न है, एक नवरत्न है। तो नवरत्न में 9 ऐसी कंपनीज हैं जहां पे जो सरकार को काफी फायदा पहुंचाती हैं, जिनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर है, तो वो होते हैं नवरत्न कंपनीज। एम्पुटेटेड इकोनॉमी। कौन सा? एम्पुटेट। इम्प्यूटेड? ये कहाँ पे मतलब आपने पढ़ा है इम्प्यूटेड? सब बुक में ही है, सर ने दिया था हम लोग को स्कूल में। एक बार स्पेल तो करोगे क्या है? एम ई, अच्छा, इम्प्यूटेड इकोनॉमी। हाँ हाँ। देखो इम्प्यूटेड का मतलब क्या है कि जिस कंपनी का जो वेल्थ है ना, जो बेसिकली जो सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है, वो लोग मतलब बेसिकली वो कंपनी जो होता है, मतलब इकोनॉमी जो है जो बेसिकली सर्विस पे डिपेंड है, सर्विस सेक्टर पे, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड। ओके। चलो आप आगे चलें क्लास, ये हो गया हो तो थोड़ा सा। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़कर चलना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब पॉलिसीज क्या है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? एक बार ना आप ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज को चेक करोगे, शायद क्लियर हो जाए। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या आता है कि हमने फॉरेन कंपनीज को परमिट कर दिया कि आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो 100% तक।
यानी कि पहले क्या होता था, बाहर देश के लोग आते थे यहाँ बिजनेस करने के लिए, लेकिन मिलके बिजनेस करना पड़ेगा। टाटा स्काई आपने सुना होगा, टाटा स्काई। तो टाटा एक अलग कंपनी है, स्काई एक अलग कंपनी है। टाटा और स्काई दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। टाटा इज अनदर कंपनी इंडिया की, और स्काई जो है वो बाहर की कंपनी है। दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, यानी कि स्काई अगर इंडिया में आएगा तो टाटा के साथ मिलके ही बिजनेस करेगा। दैट इज कॉल्ड टाटा स्काई। तो कहने का मतलब क्या है कि बाहर देश से जब बिजनेस आता है करने के लिए, तो आप मिलके बिजनेस करते हैं, लेकिन इसमें सरकार ने परमिशन दे दिया कि आप 100% तक बढ़ा सकते हो किसी सेक्टर में। वैसे तो नॉर्मली 40 to 51% कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे स्कूल खोलना हो, हॉस्पिटल खोलना हो, तो वहां पे आपकी जो एफडीआई होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप चाहो बाहर देश से आके तो 100% तक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी जो बनाई गई व्यापार की, वो शॉर्ट टर्म नहीं बनाई गई, लॉन्ग टर्म बनाई गई, ताकि डर ना रहे लोगों को, कल को कहीं सरकार हमको देश से निकाल ना दे, हमको मना ना कर दे। तो टू प्रमोट लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ऑल द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव। तो विदेशी व्यापार के जो ट्रेड थे, रूल रेगुलेशन थे, उसे खत्म कर दिया। कंपटीशन को बढ़ावा दिया कि आओ हमारे देश में आके हमारे देश के लोगों को कंपटीशन दो, ताकि वो भी अच्छे से काम करें। एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक गुड, मोस्ट ऑफ गुड्स आर ट्रेड फ्री फॉर रेस्ट्रिक्शन। यानी कि कुछ सामान को ले जाना लाना थोड़ा सा क्लास उसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सारे सामान को आप आराम से किसी भी देश में ले जा सकते हो और किसी भी देश से लेकर आ सकते हो। क्लियर है? ये तो आपको पता ही है क्लास की टैरिफ यानी टैक्सेस, टैक्सेस को कम कर दिया गया ताकि इजीली क्लास कंपटीशन रहे। ये नहीं कि बाहर देश से कोई आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हो। तो ये दो पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना, एक तो टैक्स खत्म कर दिया, दूसरा कोटा खत्म कर दिया। बच्चों कोटा मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे भी आगे, WTO, उसके साथ मिलके हमें काम करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। तो इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा, उसको तोड़ेगा नहीं। तो ये थे क्लास ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट्स, स्ट्रैटेजीज जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, टैक्सेस खत्म कर दिया गया और कोटा खत्म कर दिया गया। बच्चों आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। कभी ऐसा होता है आप किसी काम में बिजी हो और अपना काम किसी और से आप करा लेते हो, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जब कंपनी अपना सारा काम खुद हैंडल नहीं कर पाती, वो अपनी जो इम्पोर्टेंट काम है उस पे वो फोकस करती है, जहां पे उसका इंटेलेक्चुअल लगना है, जहां पे उसका दिमाग लगना है, कंपनी वहां अपना फोकस करती है और छोटे मोटे काम जो है वो कंपनी किसी और को दे देती है। जब अपना काम आप किसी और से कराते हो, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर अनदर कंपनी or an individual to perform task or handle operation. This service include call center जिसे BPO कहते हैं, clinical advice, teaching, coaching, accountancy, film editing। अब मान लो कोई मूवी बना रहा है तो भैया वो तो स्टोरी लिखेगा, अब वो उस मूवी को रिकॉर्ड करने का काम किसी और का है, उसको एडिट करने का काम किसी और का है, उसमें सॉन्ग्स डालने का काम किसी और का है। तो कंपनी अपना सारा काम आउटसोर्स करती है। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग को काफी प्रमोशन मिला और इंडिया हैज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, क्योंकि इंडिया के लेबर सस्ते हैं तो हर कोई आके इंडिया के लोगों से काम कराना पसंद करता है। फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसीज बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, इवन लो वेज रेट फॉर द स्किल वर्कर। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे कम पैसों में काम करना पसंद करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते उनको काम, मतलब कि उतना काम उनको बाहर, अगर मान लो यूएस है, यूएस अपने वहां पे क्लास जितना तनख्वाह देगा ना किसी अनपढ़ लोग को, उससे भी कम पैसे में इंडिया में पढ़े लिखे लोग काम करने को तैयार हैं। तो भाई यूएस आके इंडिया में काम कराएगा, भाई 20,000 15,000 25,000 में पढ़े लिखे लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उनके देश में क्लास पढ़ा लिखा होगा तो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, इसीलिए वो इंडिया में आके काम करते हैं। और रेवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री, जिसकी वजह से क्लास हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर। आप देखना इंडिया में किसी से पूछो बहुत सारे बच्चों से तो वो कहते हैं हम कॉल सेंटर में काम करते हैं। मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉल सेंटर में जाकर काम करते हैं। सोचो, तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? मान लो कि सैमसंग है, अब सैमसंग सामान बनाता है, अपना टीवी बनाता है, एलईडी एलसीडी बनाता है, अब लेकिन उसका जो कॉल सेंटर है,
यानी जहाँ पे वो कॉल लेता है, कंप्लेन लेता है, वो कहीं और है, वो कोई और मैनेज कर रहा है। मैं एग्जांपल अपनी बात करता हूँ, मान लो कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अब उस वीडियो को एडिट करने का काम तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं ये काम किसी और को आउटसोर्स करता हूँ। मैं काम किसी और को देता हूँ, तो उसको पैसा मिलता है, काम भी मिलता है, और मैं भी अपने कंटेंट पे फोकस करता हूँ कि जो मेरा काम है वो पढ़ाने का है, तो मैं अच्छे मन से वहां पे अपना दिमाग लगाऊंगा। अगर मैं ही बैठ जाऊं कि नहीं मैं ही एडिट करूं, मैं ही सारा काम करूं, मैं ही इसको संभालूं, मैं ही कॉल्स लूं, सारी चीज मैं ही करूं, तो शायद मैं इतने अच्छे से अपनी काम पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो उसके लिए आउटसोर्सिंग होता है, और इंडिया का जो आउटसोर्सिंग काफी पॉपुलर है। इंडिया के लेबर सस्ते हैं, इंडिया में काम जो है वो सस्ते लेबर पे, सस्ते रेट पे हो जाता है, तो बाहर देश के लोगों के लिए इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। किसके लिए क्लास? आउटसोर्सिंग के लिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसर्न करती है विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशन। WTO का डेट आप सब प्लीज मत भूलना। WTO का डेट क्या है क्लास? WTO कमेंस कब हुआ? 1995, 1 रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस किया WTO ने? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड विच कमेंस इन 1948। ध्यान रखना, पहले गैट हुआ करता था, अब गैट का नाम बदल के क्या कर दिया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखना, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। एंड प्रीवियसली एंड प्रेजेंटली कितने मेंबर है WTO? 164, यानी कि 164। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना क्लास, वर्ल्ड बैंक है, उसी तरीके से WTO है। इसके 164 मेंबर कंट्री हैं, और हर कंट्री को जो इनके लॉ है, रूल रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। द WTO अग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। WTO की जिम्मेदारी है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके, यानी कि जो ट्रेड है उस ट्रेड में अगर कोई रुकावट है, कोई बैरियर है, उसे खत्म करने का काम किसका है? WTO का। बच्चों, WTO का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, बेवजह का टैक्स जो है वो WTO हटाने को कहता है। WTO कहता है कि व्यापार करने के लिए टैक्सेस मत लगाओ, टैक्सेस अवरोधक है, टैक्सेस बैरियर है, टैक्सेस रुकावट है, जो व्यापार करने में अच्छे से रुकावट लेके आता है, अच्छे से व्यापार करने नहीं देता है। तो WTO उन टैरिफ बैरियर्स को हटा देता है। WTO ट्रेड के लिए क्लास रूल रेगुलेशन बनाता है, रूल बनाता है, प्रोविजन बनाता है कि किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करेगा। और WTO इस बात का ध्यान रखता है कि वर्ल्ड के रिसोर्सेस का सही तरीके से क्या हो? इस्तेमाल हो, टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस। जो वर्ल्ड के रिसोर्स हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, यानी ऐसी कोई भी चीज को मूव ना करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब हो। और टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट मतलब क्लास होता है विवाद। अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी दो देशों के बीच में होता है तो WTO क्लास उसमें सही गलत का फैसला करके जो विवाद है उसको सुलझा देता है। इसको कहते हैं क्लास WTO के फंक्शंस। क्लियर है? अब यहां तक क्लास कोई डाउट है तो क्लास पूछ सकते हो फटाफट, चलो जल्दी से पूछ लो क्लास जिसको जो डाउट है। सर एक बार WTO एक बार समझा दीजिए ना फिर से। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूछ रहे हो ना, WTO। जी। देखो बेसिकली ना, हमारे जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है ना, उन सब कंट्री में से 165 देश ना मिलके एक किसी चीज पे सहमति देते हैं। 165 देश जो है वो मिलके कहते हैं कि हम लोग आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं रखेंगे, हम लोग रुकावट नहीं डालेंगे एक दूसरे के सेल परचेस के अंदर, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। और इन सबको बाइंड करता है WTO, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल बनाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, ट्रेड बैरियर को हटाता है और सबके बीच में क्लास यूनिटी लेके आता है कि आप 165 देश हमारे मेंबर हो, तो जो रूल रेगुलेशंस हमने बना रखे हैं इनको आपने क्या कर रहे हैं? फॉलो करना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम हुआ करता था GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, और जिसका क्लास 1 जनवरी 1995 में वो कमेंस कर दिया गया, किस नाम से? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है? इसके फंक्शंस आप जो है अच्छे से याद कर सर लेना। मुझे ना BPO कॉल सेंटर्स क्यों कहते हैं ये समझ में नहीं आया। क्योंकि इसमें बेसिकली ना कॉल का काम होता है। सीधी सी बात है कि मान लो
कि जैसे सैमस कोई भी कंपनी देख लो, उसका कॉल वो खुद नहीं उठाते, उनके कंप्लेन हैंडल करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉलिंग का काम इसमें बहुत ज्यादा होता है कि आपको कॉल पे बैठना पड़ेगा, कंप्लेन लेनी पड़ेगी। इतनी सारी कंपनियां हैं, अब इनकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस कहाँ पे है? मान लो सैमसंग है, बाटा है, रिलायंस है, मान लो ठीक है, विस्तारा है, या फिर आईफोन है। अब आप कॉल करोगे तो इनका कॉल सेंटर, एक इन्होंने अपनी काम जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है कि आप हमारा कॉल अटेंड करो, लो, कंप्लेन को फॉरवर्ड करो। इसलिए बस कॉल सेंटर कहते हैं, और कुछ नहीं, कॉलिंग का काम ज्यादा है और कुछ नहीं। क्राइसिस मतलब तंगी, बहुत ज्यादा महामारी, समझ रहे हो बात को? तंगी मतलब सर क्राइसिस। सर मैं पूछ रहा था, अगर कोई कंट्री नहीं चाहती हो कि मैं डब्ल्यूटीओ का पार्ट नहीं हो, तो तो ऐसा हट जाएगा पॉसिबल है? वो हट जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, आप हट जाओगे। हाँ आपकी मर्जी हाँ है ना तो फिर मेंबर बनना नहीं मरना, वो डब्ल्यूटीओ की मर्जी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आप नहीं बनना चाहते मेंबर तो हट जाओ, लेकिन हटोगे तो आप ही को नुकसान होगा ना। आप बिना वर्ल्ड के साथ चले कैसे जी पाओगे आजकल के जमाने में, ये बताओ, बिना उसके सर वर्ल्ड के सपोर्ट से। डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आता है क्या? ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है वो। ग्लोबलाइजेशन जो है ना, वो वर्ल्ड को जोड़ता है, और डब्ल्यूटीओ ट्रेड की बात करता है बस, कि जो व्यापार होगा ना दो देशों के बीच में, वो स्मूथली होना चाहिए। तो मतलब वो दोनों सिमिलर सिमिलर सी चीजें हैं। उसमें भी व्यापार को प्रमोट किया जाता है, इसमें व्यापार को प्रमोट किया जाता है। इसमें डब्ल्यूटीओ ध्यान रखता है कि कोई कंट्री कोई गलत काम ना करे, और कोई विवाद होता है तो वो सुलझाता है, और जो टैरिफ बैरियर जितने भी हैं, जिस तरीके से भी ट्रेड का बैरियर लगता है ना, उसको हटाया जाता है डब्ल्यूटीओ द्वारा। नेक्स्ट क्लास खत्म करते हैं टॉपिक को। ये आ गया अप्रेजल। अब ये टॉपिक बहुत इजी है, आप अपने आप से भी क्लास इस टॉपिक को समझ के लिख लोगे कि ये जो एलपीजी पॉलिसीज हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो पॉलिसीज है, इनका फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा है क्लास, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो लिबरलाइजेशन हुआ, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, इससे जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो काफी ज्यादा ग्रो कर गई। समझ रहे हो बात को? यानी फायदा ज्यादा होने लगा, बाहर देश से चीजें आने लगी, कंपटीशन जो है वो आने लगे बाहर देश से, तो ये काफी ज्यादा ज्यादा हमारे लिए फायदा होने लगा। भाई सीधी सी बात है, बिजनेस बढ़ेगा ना, बाहर देश से लोग आएंगे, रोजगार मिलेगा, कंपनीज खुलेंगी, तो इससे हमारे देश की जीडीपी है वो बढ़ेगा, तो ये एक अच्छी चीज है। इसीलिए जो मोदी जी हैं, वो बाहर जाते हैं अलग अलग देशों में, और जाके वो कहते हैं कि हमारे देश में आओ, हमारे देश में इन्वेस्ट करो, उससे हमारे लिए फायदा है। दूसरा, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भाई इंडस्ट्री ज्यादा खुलने लगी, ग्लोबली लोग आने लगे हमारे पास, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन बढ़ने लगा। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब हमने इन्वेस्टमेंट को इजी कर दिया, सिंपल कर दिया, एफडीआई का रेट बढ़ा दिया, तो बाहर देश से जो इन्वेस्टमेंट है वो आने लगा। इवन क्लास मिशन मेक इन इंडिया, जो सितंबर 2014 में क्लास बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, इन विच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज फर्दर लिबरलाइज टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, ड्यू टू दिस एफडीआई इंडिया इंक्रीज बाई 48%। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 48% से ग्रो कर गया क्लास सितंबर 2014 में। यानी कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट में इन्होंने बहुत प्रमोट किया कि बाहर देश से लोग आए और आके हमारे देश में निवेश करें। जिस भी कंट्री में जाते थे उस कंट्री में निवेश करते थे, और बाहर देश के उन कंट्रीज को बोलते थे आप आओ हमारे देश में फैक्ट्री खोलो, हमारे देश में आके इन्वेस्ट करो, उनके देश के लोगों को बोलते थे। हमारे पास जो भंडार था करेंसी रिजर्व का वो बढ़ गया। पहले आपको पता था ना क्लास शुरू में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो बहुत कम था हमारे पास, कि हम 2 हफ्ते का बिल पे नहीं कर पाते थे। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भंडार है वो बढ़ गया, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो गया, महंगाई पे क्लास एक चेक रखा गया, चेक ऑन इन्फ्लेशन, ताकि महंगाई ना बढ़े, चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। बच्चों सुनो, शुरू में जो हमने पॉइंट पढ़े थे ना, ये जो शुरू में हमने सबसे पहले पढ़े थे रीजन, मैं दिखाता हूँ आपको, शुरू में ये रहा ना पॉइंट, महंगाई बढ़ रही थी इसलिए रिफॉर्म लाए, लोन ज्यादा हो रहा था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था पब्लिक सेक्टर का, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। इन सब का उल्टा जो है ना, इन सब का उल्टा वो इसका इम्पैक्ट है। समझ रहे हो बात को? देखो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हुआ, फिजिकल डेफिसिट, लोन हमारा जो है वो कम हुआ, हमारा ब्याज का खर्चा कम हुआ, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली प्राइवेट। आप सबको पता है क्लास की प्राइवेट सेक्टर जो है
बहुत ज़्यादा रोजगार दे रहा है। आज हर जो है आप जाओ किसी बंदे से पूछने तो वो प्राइवेट सेक्टर में ही होगा। ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, रोजगार बहुत दे, लाइक बीपीओ, कॉल सेंटर, इनमें काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, अप्रेजल है, यानी ये सब फायदे हैं क्लास किसके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। लेकिन इसके डीमेरिट क्या हैं? सबसे पहला डीमेरिट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। आपने पूरे चैप्टर में अभी तक कहीं भी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पढ़ा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की सबसे बड़ी कमी यही रही कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंडस्ट्री की बात की, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एग्रीकल्चर की कहीं कोई बात नहीं की। समझ रहे हो बात को? जीडीपी बढ़ रहा था सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एग्रीकल्चर की बात नहीं करी, ये इसके डीमेरिट है। सेकंड, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इनमें जो रूरल ग्रोथ है, रूरल एरिया को कैसे ग्रोथ करेंगे, गांव को कैसे ग्रोथ करेंगे, उसके बारे में नहीं बताया। इसमें सिर्फ शहर को ग्रोथ करने की बात आई, ओनली अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देने की बात आई। और यही रीजन है कि आज जो हमारा अर्बन एरिया है वो काफी ज्यादा डेवलप है, वहां सड़क पे सड़क, वहां मेट्रो, वहां रेलवे सर्विस अच्छी होती है। लेकिन जो रूरल एरिया है वो आज भी जो है वो पुरानी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास प्योर टेक्नोलॉजी नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, सड़क भी अच्छी पक्की सड़क नहीं है, ना पक्का मकान है उनके पास, ना पानी की प्रॉपर सुविधा है, ना क्लास सैनिटेशन की सुविधा है। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, उसने रूरल एरिया को इग्नोर किया। इनएफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, सरकार ने टैक्स में कंसेशन दिया ताकि लोग टैक्स की चोरी ना करें, लेकिन फिर भी लोगों ने टैक्स की चोरी की। सरकार ने टैक्स रेट को कम किया, फिर भी लोगों ने टाइम पे सरकार को सही टैक्स जो है नहीं दिया। तो बहुत सारे क्लास इंसेंटिव सरकार ने दिए ताकि लोग जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो, ईमानदारी से टैक्स भरें, लेकिन क्लास फिर भी लोग टैक्स की चोरी करते रहे। एक घाटा यह स्प्रेड कंज्यूमरिज्म। प्लस कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है कि आजकल होता क्या है, कई सारी ऐसी चीजें होती है ना जो हमें जरूरत नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि टीवी में उसका ऐड आता है तो हम उसे खरीद लेते हैं। एग्जांपल देता हूँ, लाइक टीवी में परफ्यूम का ऐड आता है, टीवी में एक ऐड आता है माउथ फ्रेशनर का। माउथ फ्रेशनर, परफ्यूम, ऐसी चीजों इंसान को जरूरत है ही नहीं, लेकिन क्योंकि टीवी में वो ऐड आता है तो इंसान कहीं ना कहीं जाके मार्केट से उसे खरीद लेता है। अगर इंसान नॉर्मल रहे तो किसी के शरीर से बदबू नहीं आती है, कोई अगर नहीं नहाता है मान लो तो ऐसा नहीं कि शरीर से बदबू आने लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खरीदता है चीजों, क्यों? टीवी में इस तरीके से ऐड दिखाता है, अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। आई होप कि अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट समझते हो कि होता क्या है, कि आप जाके खरीद लो मार्केट से उसको। क्रीम के इतना ऐड आते हैं, सनस्क्रीम, सुबह का क्रीम अलग है, दोपहर का अलग है, ठंडियों का अलग है, गर्मियों का अलग है, नहाने के बाद का क्रीम अलग, नहाने से पहले का क्रीम अलग। समझ रहे हो बात को? फेयरनेस क्रीम अलग और वो ग्लो क्रीम अलग, पता नहीं कितनी कितनी चीजें। अब इतने इंसान को नहीं जरूरत है, लेकिन पर मार्केट वाले बेच देते हैं, क्यों? एडवर्टाइजमेंट करके, क्यों? उनको तो कुछ ना कुछ बेचना है। आजकल क्या है कि बनाओ कुछ भी, ऐड करके बेच दो उसको, कुछ भी बना दो। रजनीगंधा आता है, पान सुपारी, सब कुछ भी ना कुछ ऐड करो, बस एडवर्टीजमेंट आएगा, 100 बार दिखाओ जनता को, क्या खरीदेगी जनता? खरीदेगी, जरूर खरीदेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये कंज्यूमरिज्म है। तो यानी कि जो जो डुबिशियस गुड्स है, जिनकी जरूरत नहीं है, जो अच्छी चीजें नहीं है, उनका ऐड करके उनको भी क्या करते हैं ये लोग, बेच देते हैं। ये इसका डिमेरिट है। आपको नहीं चाहिए लेकिन आप ऐड देखते हो दिन रात सुबह शाम तो आप खरीद लेते हो। अगला है अनबैलेंस ग्रोथ। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने ग्रोथ नहीं किया तो जो बैलेंस रहा ग्रोथ का वो अनबैलेंस रहा। वी ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर इज नो मीनिंग ऑफ ग्रोथ इफ इट इज अनबैलेंस। हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास कि जब तक ग्रोथ इक्वल ना हो, हर सेक्टर में ना हो, तब तक वो ग्रोथ किसी काम का नहीं है। ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी ओनली फ्यू सेक्टर्स आर डेवलप सच एज टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, finance, entertainment, travel and hospitality services, but agriculture sector and other industrial sector has neglected, which provide livelihood to million of people in the country। जो करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देता है, वो सेक्टर एग्रीकल्चर और अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्होंने क्या कर दिया, वो इग्नोर कर दिया। तो ये सारे के सारे थे क्लास एलपीजी पॉलिसी के डीमेरिट और ये मेरिट्स। आई होप कि आप सारा कुछ पढ़ लोगे अच्छे से। और थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर, और उसे भी हम अगली क्लास में फिनिश करेंगे।